आज हम बात करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में। आज के लेक्चर में हम इसके एनालिसिस देखेंगे, इसको समझेंगे कि कितना सक्षम है यह आत्मनिर्भर भारत पैकेज इस कोविड-19 से लड़ने के लिए। उसके विभिन्न पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 14 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का घोषणा की थी। तो उसमें अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो मोदी जी ने यहाँ पे 4L एंड 5 पिलर्स का मंत्र दिया था। उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने पहली जो बात की थी वो 4Ls का कॉन्सेप्ट की बात की थी कि हमको सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत की जरूरत है कि हमें फोकस करना होगा इन 4Ls पे, जो कि है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज। तो अगर हम लैंड की बात करें तो जमीन के बिना किसी भी उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। भारत में जो उद्योग की स्थापना में जो सबसे बड़ा एक कांस्टेंट है वो जमीन है। तो इसमें मोदी जी का कहना ये था कि बेकार पर जितनी सरकारी जमीनें हैं तो उनपे बैंक बना करके या उनपे लैंड कॉर्पोरेशन के जरिए उनपे अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, बैंक्स लगाए जाएंगे। तो एक तो जो लैंड की बात इन्होंने करी, दूसरी बात थी फोकस था लेबर पे। तो ये हमें पता भी है कि लैंड और लेबर जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। तो उन्होंने यहाँ वही बात करी कि लेबर के बिना भी उद्योग या उत्पादन के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं। और जो भारत में जो लेबर का जो कानून है उसको लेके कई जटिलताएं हैं। तो यहाँ उन्होंने बात करी कि लेबर के लिए एक तार्किक कानून बनाए जाने की जरूरत है, जिससे कि तभी जो लेबर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको आसान किया जा सकता है और लेबर्स को मोटिवेट किया जा सकता है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अगला जो कॉन्सेप्ट उन्होंने डिस्कस किया, जो थर्ड एल डिस्कस किया, वो था लिक्विडिटी। तो यहाँ पे उद्योग चलाने की लिक्विडिटी या नकदी का होना बहुत ही आवश्यक है। तो खास तौर से जो ये कोविड-19 का जो एरा है इसमें नकदी के अभाव में कई जो इंडस्ट्रीज हैं वो रुक गई हैं। शॉर्टेज ऑफ द कैश, जो इंडस्ट्रीज हैं वो रुक गई हैं और अब अभी तो इंडस्ट्री चल ही नहीं रही हैं। और जब इंडस्ट्री चलेंगी तो उनको एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना होगा, वो होगा शॉर्टेज ऑफ द कैश, रुपए की किल्लत होगी। तो नकदी की वजह से छोटे उद्यमों को ही नहीं बल्कि डिमांड बढ़ाने के लिए श्रमिकों, गरीब के खाते में भी नकदी दिए जाने की बात यहाँ पे करी मोदी जी ने। और जो लास्ट फोर्थ एल की बात करी वो उन्होंने बात करी लॉ की, यानी कि कानून। यहाँ पे जो कानून की बात जो कर रहे हैं उससे उनका आशय था कि ऐसे कानून जो कि हमारे डेवलपमेंट में कांस्टेंट बन रहे हैं, विकास में जो बाधाएं बन रहे हैं, जिनके कारण से उद्योग की स्थापना में विलंब होती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऑलरेडी इन चीज़ों को डिस्कस किया जा चुका है और इन पे काम लगातार सरकार कर रही है। तो यहाँ भी उन्होंने इसी डायरेक्शन में बात करते हुए कहा कि जो ऐसे कानून जो कि उद्योग के विकास में या देश के विकास में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं उनको भी देखना होगा, जिससे कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो और अच्छे से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट था वो और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके और जो कि आगे हमें सेल्फ लैंड बनाएगा, आत्मनिर्भर भारत का रास्ता साफ करेगा और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में, इंडियन बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो ये तो बात थी 4L की, यानी कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज। उसके बाद उन्होंने 5 पिलर्स दिए, 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ लैंड इंडिया, जिसमें उन्होंने बात करी, पहली बात करी इकोनॉमी की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ ना हो बल्कि क्वांटम ग्रोथ हो। दूसरा पिलर उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे आधुनिक भारत की पहचान हो, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो
बाहरी कंपनियों से निवेश लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है जो बाहरी कंपनी को भारत में निवेश करने के लिए अट्रैक्ट करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। अगला जो पिलर होने का सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो पुरानी परंपराओं पे नहीं बल्कि नई सदी के सपनों को साकार करने में सक्षम हो, और जो कि टेक्नोलॉजी ड्राइवन हो, टेक्नोलॉजी पे निर्धारित हो। फिर फोर्थ पिलर उन्होंने दिया डेमोग्राफी का, जहां उन्होंने कहा कि जो इंडिया में जो वाइब्रेंट डेमोग्राफी है वही एक इंडिया की विशेषता है और उस पर फोकस करने की जरूरत है। और फिफ्थ पिलर दिया डिमांड का, जिसमें उन्होंने बात करी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उन्होंने बात करी कि भारत में अराउंड जो 1.35 करोड़ की जो आबादी है वो भारत को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनाता है, और ये हमारी एक ताकत है। तो यहाँ पे अब जरूरत है कि हमें इस ढंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज बनानी होंगी जहाँ पे जिससे कि हम डिमांड एंड सप्लाई का फुल यूटिलाइजेशन कर सकें। जो हमारी 1.3 अरब पॉपुलेशन है उसको हम टैप कर सकें, उसको हम यूटिलाइज कर सकें। तो ये बात हो गई 5 पिलर्स की और 4 एल्स की बात हुई। अब हम बात करने चल रहे हैं कि उसी की लाइट में, इन द लाइट ऑफ दिस आत्मनिर्भर भारत पैकेज, पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया फॉर रिवैम्पिंग इंडिया फ्रॉम कोविड-19। उसमें अगर हम बात करें कि कोविड-19 से लड़ने के लिए, कोविड-19 से के अगेंस्ट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, और उनको माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 फेसेस में अनाउंसमेंट किया। तो हम इस बैकअप को देखेंगे, आगे के लेक्चर में देखने जा रहे हैं। चलते हैं आगे। तो उन्होंने 5 पोर्शंस में, जो ये आपका 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसको 5 पोर्शंस में उन्होंने अनाउंस किया। इसमें पहला जो फर्स्ट ट्रेंच था या फर्स्ट पोर्शन था जिसमें उन्होंने घोषणा की थी 5,94,550 करोड़ रुपए के बारे में, रुपए का घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने जो फर्स्ट सेट ऑफ रिलीफ मेजर्स था जो कि उन्होंने अनाउंस किया था वो था फोकस ऑन इंडियन इकोनॉमिक बैकबोन, दैट इज फॉर एमएसएमईज के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया। ये एमएसएमईज इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन है। अगर हम देखें तो अराउंड 11 करोड़ पीपल को रोजगार देती हैं, और इनका अराउंड 29% शेयर जीडीपी में होता है। अराउंड 60 अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने किए, और जिनमें से 6 वर डेडिकेटेड फॉर इंफ्यूजिंग लिक्विडिटी इन द एमएसएमई। यहाँ पे उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट किया कि 3 लाख करोड़ कोलेक्टेड फ्री लोन्स की बात करी, यानी कि जो एमएसएमईज हैं अब उनको कोई भी गारंटर नहीं चाहिए होगा। इन केस अगर वो बैड डेब्ट में कन्वर्ट होती है, इन केस वो उनका बिजनेस नहीं चलता है, तो गवर्नमेंट विल टेक द गारंटी। तो ये भी एक अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। उसके साथ ही साथ फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से एमएसएमईज के लिए 50 करोड़ का इक्विटी इंफ्यूजन की बात भी फाइनेंस मिनिस्टर ने की। उसके साथ ही साथ लिक्विडिटी रिलीफ मेजर्स अराउंड 30,000 करोड़ के जो थे वो अनाउंस किए गए फॉर एनबीएफसीज के लिए, एचएफसीज के लिए, एंड अराउंड 90,000 करोड़ जो अनाउंस किए गए फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए अनाउंस किए उन्होंने। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट ट्रेंच की। सेकेंड ट्रेंच, अच्छा यहाँ पे एक बात और हम करेंगे जाने से पहले कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात की उन्होंने वो की थी चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज। तो अब देख लेते हैं इसमें लेटेस्ट क्या उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट तक के लिए ऐसी कंपनी जिनका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और तक का इन्वेस्टमेंट है और जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ टर्नओवर है, उनको माइक्रो यूनिट में रखा गया है। अब 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट जिन तक इन्वेस्टमेंट है और जिनका टर्नओवर है 50 करोड़ तक का, उनको स्मॉल यूनिट में रखा गया है। और ऐसी
ऐसी एमएसएमई की बात हम कर रहे हैं तो ऐसी यूनिट्स जिनका 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, जहाँ 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ तक का टर्नओवर है जिनका, उनको मीडियम एंटरप्राइज में रखा गया है। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि अब जो डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई थी वो किस ढंग से चेंज हुई है, माइक्रो स्मॉल यूनिट और मीडियम एंटरप्राइज को किस ढंग से डिफाइन किया गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बारे में, तो इनको भी ध्यान देने की जरूरत है। फिर चलते सेकंड टेस्ट में 3,10,000 करोड़ की घोषणा करी, जिसमें उनका फोकस था माइग्रेंट वर्कर्स पे और स्ट्रीट वेंडर्स पे। और इन्होंने इसी के अंतर्गत मिनिस्टर ने फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करी, जहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो राशन किसी भी डिपो से ले सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेटिव सिटी। इसके लिए स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी 5,000 करोड़ बाय अनाउंस टू सपोर्ट अराउंड 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की बात भी करी। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फेरी वाले हैं, उनको 5,000 करोड़ तक का सपोर्ट देने की बात की, जिसमें आपके अराउंड 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स बेनिफिशियरीज होंगे और उनको 10,000 वर्किंग कैपिटल देने की बात की। इनिशियल लेवल पे उनको 10,000 रुपए तक का वर्किंग कैपिटल देने तक की बात की गई है। उसके साथ ही साथ अराउंड 2 लाख करोड़ will be given to the farmers through किसान क्रेडिट कार्ड्स। इसकी बात की कि फार्मर्स पे भी ध्यान दिया गया इस सेकंड ट्रांस में, जिसमें 2 लाख करोड़ अराउंड फार्मर्स को दिए जाएंगे, अराउंड 2 लाख करोड़, और वो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिए जाएंगे। और इसमें 2.5 करोड़ फार्मर्स इंक्लूडिंग फिशरमैन और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स जो होंगे, दे विल बी गेट बेनिफिट बाय गेटिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एट अ कंसेशनल रेट पे उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जो फंड रिलीज किया उसमें आप माइग्रेंट वर्कर्स के लिए फूड एंड शेल्टर की व्यवस्था करने के लिए फंड रिलीज किया और अराउंड 11,000 करोड़ रुपीस रिलीज किया है फॉर डीलिंग विद द वेरियस माइग्रेंट वर्कर्स इन वेरियस स्टेट्स। तो ये सेकेंड ट्रेंच की बात हो गई। अब चल रहे हैं थर्ड ट्रेंच पे। तो थर्ड पोर्शन में 1.5 लाख करोड़ पे फोकस किया गया, जिसमें इनका फोकस मेन था एग्रीकल्चर पे और एलाइड सेक्टर फोकस है, जिसमें आपका डेयरी एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज पे फोकस करते किया गया। और इसके लिए इन सेक्टर्स के लिए 1.5 लाख करोड़ रिलीज किए गए हैं। उसके साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिलीज किया फॉर सेटिंग अप कोल्ड चेन्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। 20,000 टू प्रोवाइड टू फिशरमैन थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 रुपीज फिशरमैन को दिए जाएंगे। 10,000 करोड़ टू फॉर्मलाइज माइक्रो फूड एंटरप्राइज, राइट। इसमें दिस विल बी अ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच विद विच लोकल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कैन रीच ग्लोबल मार्केट। तो यहाँ 10,000 करोड़ को रिलीज किया गया। मेन फोकस था कि जो माइक्रो फूड एंटरप्राइज हैं उनको 10,000 करोड़ तक का अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा इन पे, सो दैट कि वो अपना क्लस्टर डेवलप कर सकें, जिससे कि हमें जो लोकल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, वो जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, वो आसानी से ग्लोबल मार्केट प्लेटफॉर्म पे सेल किए जा सकें। साथ ही साथ जो अगली घोषणा थी इसमें थर्ड टेंस में, वो थी 4,000 करोड़ फॉर हर्बल कल्टीवेशन पे फोकस किया गया। 4,000 करोड़ जो रिलीज किए गए हर्बल कल्टीवेशन को के लिए। 15,000 करोड़ एनिमल हस्बेंड्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। 500 करोड़ फॉर बी कीपिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अदर पैकेज अनाउंस बाय द मिनिस्टर। तो इस ढंग से हमने देखा कि 1,50,000 करोड़ जो थर्ड टाइम्स में उन्होंने जो रिलीज किए वो बेसिकली फोकस था एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स पे, उनका मेन फोकस रहा है इस थर्ड फेज ऑफ डिक्लेरेशन पे में। फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम्स में उन्होंने फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑफ अराउंड रुपीज 20 लाख करोड़ पैकेज कंप्राइज रिफॉर्म्स फॉर सेक्टर्स, इसमें कोल, मिनरल, डिफेंस प्रोडक्शन, एयर स्पेस की बात की गई। अभी एयर स्पेस बढ़ाने की बात हो रही है। अब तक हम 60% एयर स्पेस यूटिलाइज करते थे, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, सो दैट उससे भी हमारा अराउंड जो प्रॉफिट है वो हमारा आगे
जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट है वो हमारा बढ़ेगा। तो एयर स्पेस बढ़ाने की बात हो रही है। एयरपोर्ट्स, एमआर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो यूनियन टेरिटरीज में, उनकी बात की गई, और स्पेस सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर्स के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने रिलीज किया है। निर्मला सीतारमन ने इंडियन एयर स्पेस को भी अगेन ईजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन स्पेस टू रिड्यूस एयर ट्रेवल कॉस्ट को कम करने के लिए, मैंने कहा ना अभी आपसे कि वो भी बात हो रही है कि उन्होंने 60% जो है उसको बढ़ाया जाएगा, सो दैट जो एयर ट्रेवल कॉस्ट है वो कम हो और उससे जो रेवेन्यू है वो ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो सके। उसके साथ ही कॉमर्शियल माइनिंग इन द कोल सेक्टर, प्राइवेटाइजिंग ऑफ द डिस्कॉम्स इन मेट्रोज टू स्टिमुलेट द फंक्शन फॉर बेटर अकाउंटेबिलिटी की बात करी इन्होंने। और प्राइवेट पार्टिसिपेशन पे भी फोकस किया उन्होंने कि स्पेस सेक्टर के साथ साथ और और भी एरियाज में, जो स्ट्रेटेजिक एरियाज, तब तक उससे प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इनवाइट किया जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया जाएगा। तो इसकी बात भी उन्होंने फोर्थ टेंस में की। अब चलते हैं फिफ्थ टेंस में, जो कि संडे को ही डिक्लेयर हुआ है, जिसमें उन्होंने एडिशनल 40,000 करोड़ रुपीज रिलीज किए अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के लिए, इन ऑर्डर टू क्रिएट जॉब्स। कि कोविड 19 के जो फेस है बहुत टफ फेस है, जिसमें कई कई लोगों की जॉब चली गई है, तो उन जॉब्स को क्रिएट करने के लिए एडिशनल 40,000 करोड़ रुपीस का पैकेज रिलीज किया है। और ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 61,000 करोड़ मनरेगा के लिए रिलीज कर दिया था, उसके साथ एडिशनल आज 40,000 करोड़ की और उन्होंने रिलीज किया, उसकी डिक्लेरेशन किया, घोषणा की। और इसके साथ ही साथ सीतारमन ऑल्सो अनाउंस द फॉर्मेशन न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी, जहां पे अंडर न्यू पब्लिक सेक्टर पॉलिसी, जिसमें बात की गई कि अ लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक सेक्टर विल बी ड्राफ्टेड वेयर मैक्सिमम ओनली 4 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विल रिमेन, द रेस्ट पब्लिक सेक्टर विल बी आइदर बी मर्ज्ड और प्राइवेटाइज्ड। तो उन्होंने कहा जो 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उन्हीं को पब्लिक सेक्टर्स रखा जाएगा, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स जो भी चल रहे थे उनको या तो मर्ज कर दिया जाएगा या प्राइवेटाइज किया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट किया है वो डेट रिलेटेड टू कोरोना वायरस पैंडेमिक नॉट टू बी इंक्लूडेड इन डिफॉल्ट कैटेगरी। अगेन यहाँ पे उन्होंने बात ये करी है, यहाँ भी एमएसएमई की ही बात की है कि जो भी डेट इस दौरान दिया जाएगा ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड, उसको डिफॉल्ट कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, आईबीसी कोड के अंदर नहीं रखा जाएगा 1 साल तक के लिए। उसके साथ ही साथ कोई भी नई फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं होगी 1 साल तक के लिए। जो भी एमएसएमईज हैं उनके लिए कोई भी नई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट ना करने की बात की उन्होंने, कि 1 साल तक नहीं इनिशिएट किया जाएगा। और ये भी अगेन डिपेंड करेगा पैंडेमिक सिचुएशन कैसी रहती है, लेकिन हाँ 1 साल तक तो कोई भी ऐसी नई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं किया जाएगा। तो एक बार ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया गरीब कल्याण पैकेज लॉन्च किया था for food gain for next 3 months to the people. 12 lakh EPFO members have benefited from non-refundable advance. As of May 16th, 8.91 crore farmers have received benefit of PM Kisan schemes, जिसमें आपका 6.81 crores free cooking gas cylinders given under PM Ujjwala schemes. Government allocated additional 40,000 crore for Manrega and over above budget estimate rupees 60,000 crore. Then they also moved to benefit towards the migrant workers, जिसमें उन्होंने हेल्थ की बात करी, उनकी गवर्नमेंट ने बात करी टू इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ, पब्लिक हेल्थ लैब्स को सेटअप की बात की गई इस दौरान। एजुकेशन पे फोकस, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिलने की बात हो रही है, जिसमें कि किस ढंग से स्कूल्स में टेक्नोलॉजीज का यूज कर सके, इनकी भी बात हो रही है। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट द टेक्नोलॉजी ड्राइवन एजुकेशन वाया दीक्षा अंडर द ई विद्या इनिशिएटिव। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि ये दीक्षा करके उन्होंने एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं अंडर ई विद्या इनिशिएटिव के अंदर। एंड गवर्नमेंट टू लॉन्च 1 कमिटेड टीवी चैनल फॉर ईच ऑफ द 12th क्लासेस। तो 12th तक के जो क्लासेस के लिए एक चैनल लॉन्च करने की भी बात करी। और उसके साथ ही साथ इस आत्मनिर्भर पैकेज में जो बिजनेस की हम बात कर रहे हैं,
तो बिजनेस क्लास में हमने बात करी कि न्यू इंसॉल्वेंस बैंक्रप्सी कोर्ट्स को रिलीज किया जाएगा, कोई भी नई प्रोसीडिंग्स बिजनेस क्लास के लिए इनिशिएट नहीं की जाएगी और कोई भी जो एक्शन है वो नहीं लिया जाएगा। उसके साथ ही साथ जो अब तक आईबीसी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने की जो लिमिट थी 1 लाख थी, उसको 1 करोड़ कर दिया गया बिजनेस के लिए। तो ये भी एक अपने बड़ा स्टेप है। तो यहाँ जब बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात हो रही है इसमें कि ऑल सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन किया जाएगा। एटलीस्ट वन पब्लिक सेक्टर एंटिटी टू बी प्रेजेंट इन सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर टू बी अलाउड टू प्ले इट्स रोल, एंड पॉलिसी टू कैटेगराइज स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स कंसर्न पब्लिक सेक्टर कंपनीज टू बी नोटिफाइड। उसके साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स की जो बोरिंग लिमिट है वो रेस कर दी गई है, 3% से 5% कर दी गई है। एंड आरबीआई ऑलरेडी इंक्रीज स्टेट्स वेज एंड मीन्स एडवांस बाय 60%, एंड पार्ट ऑफ बोरिंग टू बी लिंक टू स्पेसिफिक रिफॉर्म्स, पोर्शन ऑफ एडिशनल लिमिट फॉर स्पेसिफिक स्टेट लेवल रिफॉर्म्स के लिए भी बोरिंग्स को रिलीज किया गया है। ये ब्रेकअप है आत्मनिर्भर भारत पैकेज का। फर्स्ट टर्म में 5,94,000 एंड 3,10,000 करोड़, थर्ड में 1,50,000 करोड़ एंड फोर्थ फिफ्थ में 48,100 करोड़, जिसमें आपका जो अर्लियर मेजर जो हमने बात की गरीब कल्याण स्कीम ऑलरेडी गवर्नमेंट लॉन्च कर चुकी है कोविड-19 के बाद, जिसका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट था 1,92,800 करोड़। तो ये ब्रेकअप है उसका। तो यहाँ पे जो कुछ डिस्कशंस करने की जरूरत है, जो कोलेटरल फ्री लोन्स की बात कर रहे हैं एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ऑफ कोर्स है कोलेटरल फ्री लोन्स मीन्स कि अगर इन केस बिजनेस आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे, बिजनेस आपका बैड उसमें चला जाता है, सक्सेस नहीं होता है, तो इन दैट केस क्या होगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने गारंटी ली है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऑलरेडी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात तो ये कि एक रिस्की सेगमेंट है। अगर हम अभी मार्च तक का डेटा देखें तो अराउंड 29 लाख करोड़ जो है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है एमएसएमईज का। तो ऑलरेडी 29 लाख करोड़ एमएसएमईज का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो उसके ऊपर से और जो कि ये 29 करोड़ मीन्स, और ये जो 29 लाख करोड़ जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है एमएसएमईज का, ये अराउंड 9 to 10% एनपीए बनाता है बैंक्स का। तो उसके ऊपर से अब ये 3 लाख करोड़ की जो बात की गई है एमएसएमईज को कोलेटरल फ्री लोन देने की, तो वो भी एक अपने में बहुत बड़ा डिबेट का इशू है कि हाउ इट विल बी पॉसिबल। ऑलरेडी इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उस पर इतना कोलेटरल फ्री देना तो क्या फिजिबल है। दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि डिमांड की प्रॉब्लम की, ऑफ कोर्स कि जितनी एमएसएमईज है वो कहीं ना कहीं पार्ट्स या कोई ना कोई रॉ मटेरियल्स जो पार्ट्स हैं वो बनाती हैं या कुछ ऐसा इनपुट देती हैं बड़ी कंपनीज को, एक मशीनरी पार्ट्स या कुछ ऐसा रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं बना करके प्रोसेस करके। तो जब बड़ी कंपनीज की डिमांड ही नहीं है, इस समय इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि एमएसएमईज का जो आउटपुट है वो और जो एमएसएमईज है वो लॉस में नहीं जाएंगी, वो बहुत अच्छे से ऑपरेशनल हो जाएंगी। ये भी अपने में चैलेंज है। तो डिमांड की प्रॉब्लम होगी सेकंड जो यहाँ पे डिस्कस करने की बात है। थर्ड है कि जो मिसयूज, अगेन जो एमएसएमईज हैं क्या वो जो वाकई में जो जिनको जरूरत है क्या उन तक वो फंड पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये भी एक अपने बहुत बड़ा चैलेंज है। देन क्रेडिट गारंटी की बात कर रहे हैं कि बैंक्स, अब अगेन हम बात यहाँ पे यही हो रही है कि गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी ले रही है, लेकिन ये भी अगेन बैंक्स के चैलेंज है टू इन केस अगर वो बैड डेप्ट होता है तो हाउ टू रिलीज दिस मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं काफी कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। तो इन बातों को थोड़ा सोचने की जरूरत है इस आत्मनिर्भर पैकेज में। तो आज अभी इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं और इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई व्यू पॉइंट हो, आप इसमें और एड ऑन करना चाहते हो तो कमेंट में लिखिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।